Hello dear students of class 12. In this video we will revise the chapter organism and population. So let us just start with the organism. Organism क्या होते हैं? Organism word is started with the cells. ठीक है, cell से if we talk about cell तो cell से मिलके आपके different types of tissues बनेंगे. Cell then tissue. This is the organization. Okay, organization क्या होता है? Cell then tissue then organ then organ system then organism then population. So this is the lower level of organization and इसके बाद जो start होता है वो higher level of organization होता है, that is population, community, ecosystem, biomes, biosphere. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जब शुरुआत किया था चैप्टर तभी इसकी स्टडी की थी. ओके, सो this is the revision video of this chapter. So let's start. We will revise the things. Okay, we will revise all the chapter in this video. So let's continue with the revision. Here let us start with the organism and its environment. ठीक है, अब organism को कैसा environment चाहिए? सबसे पहले we will study about the major abiotic factors. तो यहाँ पे मेजर अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से थे? टेम्परेचर था, वाटर था, लाइट था एंड सॉइल था. ठीक है, टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा था? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्परेचर तो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखी थी. टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस वो थी पीएच को मेंटेन करने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में. ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ओके, सो फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड. सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर. ओके, एंड आफ्टर वी विल टॉक अबाउट वाटर. वाटर क्या होता है? वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% तो वाटर ही है. ठीक है, हमारी बॉडी तो 70% वाटर के ही मिलकर बनी हुई है, और वाटर ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है. इन द केस ऑफ प्लांट, इफ वी टॉक अबाउट इन द केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट में भी वाटर बहुत सारे रोल प्ले करता है. जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल, इट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वाटर के जितने भी, अगर हम लोग बात किए जाएँ, अगर हम लोग वाटर का कंट्रीब्यूशन की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, ह्यूज है. ठीक है, इसके बाद आता है आपका लाइट. लाइट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लाइट का यूज़ जो होता है वो मेनली इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस food is produced. So without food life is not possible here. Okay, so food production में आपका लाइट काम आता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम आता है. आफ्टर दिस सॉइल कैसे प्रोड्यूस होता है? वेदरिंग से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सॉइल में क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमस होता है. तो सॉइल में फिर ह्यूमस वगैरह होता है. वैसे उसमें कैसे प्रोडक्शन होता है? ठीक है, बायोमास कैसे जनरेट होता है? तो इसमें ये सब सारा का सारा सॉइल में आ जाएगा. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, लूमी सॉइल से स्लेट सॉइल. ठीक है, आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो हम लोगों ने अर्लियर किया हुआ था. ठीक है, तो ये सॉइल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट आ जाएगा. इसमें सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो टेम्परेचर में है दो थिंग्स आएंगी आपके, टू थिंग्स आएंगी यहाँ पे, सीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल. तो यूरीथर्मल आर द एनिमल्स हु कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड स्टीनोथर्मल आर द एनिमल हु कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इट मीन्स फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को जो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिज्म हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो कैसे होते हैं? स्टीनोथर्मल. इसी तरीके से इसमें यूरी हेलाइन और सीनो हेलाइन आ जाएगा आपके वाटर के केस में. हेलाइन का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू सैलिनिटी. ठीक है, जो वाटर इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो होता है यूरी हेलाइन. और वो एनिमल्स होते हैं, सपोज किसी वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, और फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म उस ज़्यादा सॉल्टी वाटर को क्या कर रहे हैं? टॉलरेट कर ले रहे हैं. तो वो एनिमल कैसे होंगे? यूरी हेलाइन एनिमल्स होंगे. और सम ऑफ द एनिमल्स आर नॉट एबल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी ऑफ द वाटर इज नोन एज स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म. ओके, सो इसके बाद ये आपके मेजर अबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा सा बात करा रिवीजन में.
इसमें भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट यू कैन कंसर्न मी ओके। दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन वीडियो। तो हम लोग इसमें पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और इसमें भी अगर कोई भी टॉपिक ऐसा रह जाता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपका आएगा रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स। सो हाउ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। एक तो while to recording the video this is a very this is the problem, video is going to be blur, वीडियो जो होता है वो ब्लर हो जाता है। Now it is clear, okay. Now we will talk about response to the abiotic factors. अबायोटिक फैक्टर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो यहाँ पे रेगुलेटर्स है, कन्फर्मर्स है, माइग्रेंट, सस्पेंड। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं हाउ दे रिएक्ट टू द एबायोटिक फैक्टर्स, हाउ ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू द हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द एबायोटिक फैक्टर्स। तो ये रेगुलेट करते हैं, कुछ some organism are regulators, some organism are conformers, some migrate and some suspend। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर नॉट एबल टू वी कैन से दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अपनी बॉडी के कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मर्स। क्या बोलेंगे उनको? कॉन्फॉर्मर्स हो जाएंगे। रेगुलेटर, इफ़ वी टॉक अबाउट रेगुलेटर्स, तो रेगुलेटर्स में आपके वो एनिमल्स आएंगे जो अपनी बॉडी टेम्परेचर्स को क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। और मोस्टली इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल आएंगे। वार्म ब्लडेड का एग्जांपल आपका आ जाएगा मैमल एंड बर्ड्स, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड मतलब दे आर एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? टू मेंटेन देयर सॉल्ट, ओके, बॉडी सॉल्ट एंड वाटर कंसनट्रेशन। तो ये जो आपके रेगुलेटर्स हैं दे आर एबल टू मेंटेन देयर सॉल्ट एंड वाटर कंसनट्रेशन एंड ऑल्सो टेम्परेचर ऑल्सो, ओके। सो दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल जो मोस्टली आपके मैमल्स और बर्ड्स होते हैं। मैमल्स और बर्ड्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और वो सारे के सारे एनिमल्स जो आएंगे कॉन्फॉर्मस की कैटेगरीज में आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्फॉर्मस में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से ही उनका बॉडी टेम्परेचर अप और डाउन होता रहता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में समर सीज़न है तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और विंटर सीज़न है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फॉर्मस के केस में ये होता है। सम एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब अपना प्लेस चेंज कर देते हैं, साइड, ठीक है। जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स, कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो बहुत ही कूल वेदर से आके इस टाइम पे राजस्थान में आके माइग्रेशन किया है। बर्ड माइग्रेशन में यू विल स्टडी अबाउट द माइग्रेशन। तो बर्ड्स क्या करती हैं, बहुत ही ठंडे इलाके से आ जाती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, दे माइग्रेट टू द राजस्थान में आके माइग्रेट रहती हैं कुछ टाइम के लिए। इस टाइम पे भी कुछ ऐसी बर्ड्स हैं दिखाई दे रही हैं आपके राजस्थान वाले इलाके में, ठीक है। तो वो उन्होंने माइग्रेट किया क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो थी सुटेबल नहीं थी, दैट्स वाई दे माइग्रेट, ठीक है। सस्पेंड, सम एनिमल सस्पेंड देयर एक्टिविटीज। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करने का। सीड डॉर्मेसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सीड डॉर्मेसी। तो सीड डॉर्मेसी में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर वी कैन से सीड जो होती है कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर देती है। इसी तरीके से सस्पेंशन में क्या होता है, हाइबरनेशन और आपका एस्टिवेशन आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एस मतलब समर, ठीक है, एस मतलब समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, ठीक है। तो समर ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, ज़्यादा समर के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, ठीक है। फूड जो है स्टोर कर लेते हैं और कोई एक क्या करते हैं, बिल बनाते हैं और उसमें अपनी एक्टिविटीज़ खुद को सस्पेंड कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। और जैसे ही समर सीजन जाता है, यानी कि उनका जो फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, दे शेड ऑफ टू द
टू दैट प्लेस, ठीक है, वो अपनी उस प्लेस से बाहर आ जाते हैं और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू कर देते हैं। हाइबरनेशन में क्या होता है, विंटर स्लीप, ये विंटर के स्लीप में अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करते हैं सम टाइम के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका ये ग्राफ दिया गया है एक्सटर्नल लेवल एंड इंटरनल लेवल। यहाँ पे कन्फॉर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर, रेगुलेटर एंड कन्फॉर्मर्स। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूँगी। I have already explained this graph in one of my video. Let us explain it again. इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ में क्या दिया गया है कि ये इंटरनल लेवल है, ये ऑर्गेनिज्म का कैसा है, इंटरनल लेवल है। और एक्सटर्नल लेवल, जैसे ही एक्सटर्नल लेवल यानी कि एक्सटर्नल में एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हैं वो चेंज हो रही हैं। रेगुलेटर्स देखो, दे आर एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चाहे एक्सटर्नल कंडीशन में टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है, या फिर 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इन्होंने अपनी बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है। किसने, रेगुलेटर्स ने, मैमल्स ने एंड बर्ड्स ने, ओके। बट कन्फॉर्मर्स, इफ़ वी टॉक अबाउट कन्फॉर्मर्स, तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। इनका जो ग्राफ है वो भी हाई हो रहा है, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर्स में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सम लेवल ऑफ, कुछ लेवल तक तो अपना बॉडी जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनका राइज होता है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बट आफ्टर सम टाइम दे आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसमें कुछ इंसेक्ट आ जाएंगे, सम इंसेक्ट का एग्जांपल वी कैन गिव सम एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट। किसके एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, इंसेक्ट के एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस कम टू द एडाप्टेशन। वी हैव कंप्लीटेड विद द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए, रिस्पॉन्सेज पढ़ लिए। लेट अस कम टू द एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर एडाप्टेशन से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल ही जाएगा, ठीक है। एडाप्टेशन इज द मोस्ट important topic of this chapter, okay. So let us see how many types of adaptation are there. तो यहाँ पे adaptation जो होते हैं, attribute of the organism, morphological। अब एडेप्टेशन कितने तरीके के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, बिहेवियरल एडेप्टेशन है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन मीन्स दे चेंज देयर बॉडी शेप, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इट मीन्स आउटर शेप। दे विल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में, अपने बॉडी शेप को या फिर आउटर अपीयरेंस को ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो जाएगा। आफ्टर दिस फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या होता है, जो बॉडी के इंटरनल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो इंटरनल प्रोसेस हो रहे हैं, व्हाट इज़ द इंटरनल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिक की प्रोसेस चलती रहती हैं, कुछ सम एनिमल्स आर देयर, दे आर एबल टू कंट्रोल देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। इसके बाद बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन में आपका यही आता है, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन इज़ अ बिहेवियरल एडेप्टेशन, क्योंकि अपने बिहेवियर में ही चेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म आर चेंजिंग देयर बिहेवियर, ठीक है। अगर एक जगह सपोज सम ऑफ द प्लेस दे आर नो पर्टिकुलर थिंग्स दे आर फाइंड, ठीक है। उनको जो चीज़ें चाहिए, उनको जो पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए वो नहीं है ऑर्गेनिज्म के पास, तो अपने बिहेवियर में चेंज करेंगे, दे विल माइग्रेट टू द अदर प्लेस। तो बिहेवियरल, अपने बिहेव में चेंज करना, तो बिहेवियरल एडेप्टेशन है। आपके सिलेबस में लेट्स सी कौन कौन से एडेप्टेशन है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टेशन। यहाँ पे एडेप्टेशन ऑफ कंगारू रैट, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन ऑफ कंगारू रैट। इसमें क्या होता है, कंगारू रैट जो होता है, कौन सा एडेप्टेशन है ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसमें कंगारू रैट अपनी फिजियोलॉजी कंट्रोल करता है, मीटिंग वाटर रिक्वायरमेंट बाय फैट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब देखो कंगारू रैट जो है वो डेजर्ट कंडीशन में रहता है। डेजर्ट कंडीशन की वजह से क्या होता है, इसमें वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है। कि कभी भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी वाटर नहीं लेता है कंगारू रैट, कभी भी पूरी लाइफ टाइम में वाटर नहीं लेता है। तो फिर वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से फुलफिल होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से फिल होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सपोज इसकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बॉडी में
सपोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल, सो मेनी प्रोसेसेस आर कंटिन्यूसली रनिंग इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इसकी भी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, तो उन प्रोसेसेस से वाटर रिलीज होता है और वो वाटर कंगारू रैट यूज़ करता है एज टू लिव, ठीक है। अपनी लिविंग रहने के लिए वो कंगारू रैट मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करता है क्योंकि वो डिजर्ट कंडीशन में रहता है। ये इसका एक एडेप्टेशन, ठीक है। एंड दिस इज द एडेप्टेशन कम इनटू द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ये बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, एडेप्टेशन कर रहा है। इसके बाद आता है एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में प्लांट कैसे एडेप्टेशन करता है, अभी हमने एनिमल्स का एडेप्टेशन देख लिया डेजर्ट में। लेट्स सी द एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट इन द डेजर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, थिक क्यूटिकल ऑफ द लीफ। थिक क्यूटिकल ऑफ द लीफ में आपका कैक्टस का एग्जांपल आएगा, क्योंकि कैक्टस में क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है या फिर थॉर्न होते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट इवेपोराइज देयर वाटर, ठीक है। वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होता है। तो कैक्टस भी एक तरीके से एडेप्टेशन है, जिसने अपनी लीफ को बड़ी बड़ी जो जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा था उसको श्रिंक कर लिया है, उनको थॉर्न में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो थिक क्यूटिकल हो गया है। थिक क्यूटिकल की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा पे बहुत ही ज़्यादा थिक क्यूटिकल की वजह से जो इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। कैम प्लांट, तो कैम प्लांट क्या होते हैं कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं, डे और नाइट टाइम का इनका प्रोसेस होता है। दैट्स वाई ये पानी को, ये जो वाटर का लॉस है बहुत कम से कम करते हैं, ठीक है। नो लीव्स, कुछ में लीव्स ही नहीं होते हैं, लीव्स को कन्वर्ट कर देते हैं थॉर्न में, एज आई टोल्ड यू। इसके बाद आपका कौन सा एग्जाम्पल है, एडेप्टेशन इन मैमल्स। मैमल्स में कौन सा एडेप्टेशन है, एलेन्स रूल। एलेन्स रूल में क्या होता है, एलन इज अ साइंटिस्ट हु गेव द रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्योंकि जितना भी ज़्यादा बॉडी सरफेस होता है, सरफेस जितना ज़्यादा होगा, सपोज एक ये सरफेस और एक ये सरफेस है, दोनों में से किस सरफेस से हीट लॉस ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है इस सरफेस से हीट लॉस ज़्यादा होगा। सपोज दिस इज़ अ कप एंड दिस इज़ अ बाउल, तो आपको चाय ठंडी करनी है, इस कप में जल्दी ठंडी होगी कि इस बाउल में ज़्यादा ठंडी होगी जल्दी से, तो इस बाउल में जल्दी से ज़्यादा ठंडी होगी ना, हीट लॉस ज़्यादा होगा कि बिकॉज ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिनको अपना हीट लॉस कम से कम करना है, वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मैमल्स के एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए हैं जिन्होंने अपनी बॉडी पार्ट्स को क्या कर लिया, श्रिंक कर लिया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अपने सरफेस एरिया को कम कर लिया है ताकि जो हीट का लॉस है वो कम से कम हो। थिक लेयर ऑफ फैट, अब जो फैट लेयर है वो जितनी भी ज़्यादा थिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो एनर्जी का या फिर वी कैन से हीट लॉस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये भी एक एडेप्टेशन है और वी कैन से दिस इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन इन मैमल्स, ये जो एलेन्स रूल वाला है ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, क्योंकि इन्होंने अपनी आउटर मॉर्फोलॉजी को यानी कि आउटर अपीयरेंस को चेंज किया हुआ है इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब बिहेवियरल एडेप्टेशन इन लिजर्ड। अब बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या है, अपने बिहेवियर में क्या चेंज करती है, एब्जॉर्ब हीट, ये हीट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका बिहेवियर है। मूव इन टू शेड, और हीट को एब्जॉर्ब करने का एक तो इसके अंदर प्रॉपर्टी, दूसरा इसके बिहेवियर में ये चेंज आता है, ये कोई ऐसा मतलब ऐसा एरिया सर्च कर लेती है जहाँ पे वो मूव कर जाए, जहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है कि गर्मी नहीं लगे, शेड में चली जाती है, अंधेरे प्लेसेस पे चली जाती है, ठीक है। इसके बाद है एडेप्टेशन इन हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड पे क्या एडेप्टेशन है, पीपल सफ़र फ्रॉम माउंटेन सिकनेस। पीपल जो होते हैं माउंटेन सिकनेस से सफ़र करते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिलीफ अकर ड्यू टू एक्लीमेटेशन ऑफ इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। तो पीपल जब हाई माउंटेन रेंज पे जाते हैं तो क्या होता है, सांस बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। तो हाई माउंटेन रेंज पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेना चालू करते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ाते हैं और ब्रीदिंग रेट बढ़ने की वजह से आरबीसी काउंट में भी इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आरबीसीज भी बढ़ जाते हैं, आरबीसीज बढ़ेंगे तो क्योंकि बिकॉज आरबीसी कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो जितने ज़्यादा आरबीसीज होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो कैरी कर पाएंगे और उतनी देर तक ज़्यादा तक ब्रीदिंग करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ द टॉपिक एडेप्टेशन, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ रिमाइंड एंड प्लीज़ रिवाइज दिस, ओके।
फिर इसके बाद आपका आता है पॉपुलेशन। लेट अस मूव टू द, अभी तो हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, लेट अस मूव टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले लेट अस स्टडी अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ करने में कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है, पॉपुलेशन साइज, नेटैलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो, और ये फिर आपके लास्ट में आ जाएंगे एज पिरामिड। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल। सो पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन किसी भी एरिया के पॉपुलेशन साइज कैसे हम निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी काउंट द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन साइज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है इन एवरी 10 ईयर हमारे यहाँ क्या होता है कि जनगणना होती है, ठीक है। जनगणना में पॉपुलेशन साइज हम लोग काउंट करते हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट किए जाते हैं, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और उसके बाद भी सपोज पॉपुलेशन ग्रोथ होती है कुछ देर आफ्टर सम टाइम, यहाँ इंडिया में तो आफ्टर 10 ईयर्स होती है, तो आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग काउंट करते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, है ना। इसके बाद आपका नेटैलिटी रेट, और पॉपुलेशन साइज को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, विच आर द थिंग्स हु अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करेगा नेटैलिटी रेट। नेटैलिटी रेट मतलब बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट, ठीक है। नेटैलिटी नंबर ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऐड होंगे नेटैलिटी रेट में, मोर्टेलिटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होंगे वो कम होंगे। सेक्स रेशियो मतलब हाउ मेनी इन अ पॉपुलेशन, हाउ मेनी मेल्स आर देयर एंड हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर। इसके बाद इसी सारे बेसिस पर हमारे एज पिरामिड्स आ जाते हैं। एज पिरामिड्स में क्या होता है, लेट अस स्टडी अबाउट एज पिरामिड्स। एज पिरामिड में 3 क्राइटेरियाज होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज पिरामिड, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव साइज जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ये है ग्रोइंग, ठीक है। एक्सपेंडिंग या फिर वी कैन से ग्रोइंग एज पिरामिड है आपका ग्रोइंग, ठीक है, क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल वी कैन से हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेके आप 10 to 11 ईयर का जो बच्चा होगा वो आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज में आएगा। मतलब तब तक द चाइल्ड हु इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। द चाइल्ड हु इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो प्री रिप्रोडक्टिव एज में आएगा, और इसके बाद रिप्रोडक्टिव में एज में वो इंडिविजुअल आएंगे हु इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आएगा सपोज इन द केस ऑफ फीमेल तो जिनके क्या हो चुका है, मेन्यूपॉज हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन इज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, तो वो सारे के सारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे। तो जिस भी पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे, क्योंकि आफ्टर सम टाइम दे विल मूव टू द रिप्रोडक्टिव एज में। तो ऑब्वियसली बात है, जो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज के होंगे वो रिप्रोड्यूस उतना ही ज़्यादा करेंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो आपका ग्राफ है ये इंडिया का ग्राफ है, किसका है, इंडिया का ग्राफ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, इंडिया का है। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस स्टेबल पिरामिड, दिस इज़ अ स्टेबल पिरामिड, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल ज़्यादा नहीं है, रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल उससे भी कम है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल उससे भी कम है। तो ये स्टेबल है, इसमें ना पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा कम होगी। इसका एग्जांपल क्या होगा, मैंने वो वीडियो बनाया था इसके पहले जो उसमें इसका एग्जांपल दिया था, इसका एग्जांपल जो है क्या होगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया एग्जांपल हो जाएगा इसका। और ये इसमें क्या होगा, डिक्लाइन, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। इसमें जो है डिक्लाइन जो क्योंकि इसमें ये जो प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल कम है, रिप्रोडक्टिव के ज़्यादा हैं, बट आफ्टर सम टाइम क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव के एज के इंडिविजुअल कम है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल ही तो एंटर करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव एज में, तो आफ्टर सम टाइम इनकी ये जो है पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के तो हैं ही कम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट
तो इसमें इसका एग्जांपल आएगा जापान। जापान में पॉपुलेशन क्या हो रही है, दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाएं, ठीक है। 1 बेबी से ज़्यादा 2 बेबी अगर कोई करता है तो गवर्नमेंट उसको इनिशिएट करती है, मतलब कुछ ना कुछ उसको देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाए, क्योंकि उनकी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपका क्या आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। नेटैलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, विच आर द थिंग्स हु अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपका इमिग्रेशन आएगा। इमिग्रेशन मतलब कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, इमिग्रेशन हो जाएगा वो। एंड सम आर गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज़ एमिग्रेशन। और यहाँ पे सम आर एंटरिंग बाय द नेटैलिटी एंड सम आर गोइंग बाय द मोर्टैलिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इन्हीं, these are the main things on which population density is depend, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, T+1 क्या है, पॉपुलेशन एट अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है। NT क्या है, एट 0 टाइम, ठीक है। अभी जो शुरुआत में जो पॉपुलेशन होगी और आफ्टर कुछ टाइम के बाद जो हम लोग पॉपुलेशन में काउंट करेंगे तो T+1 हो जाएगा। यहाँ पे B है बर्थ रेट, I है इमिग्रेशन यानी कि नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे ऐड होंगे। यहाँ पे D है डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, ओके। इसके बाद ग्रोथ मॉडल्स आएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 2 तरीके के ग्रोथ मॉडल हैं, जिसमें एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या बोला गया है, इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में बोला है कि जो सोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड सोर्सेज क्या होता है, पॉपुलेशन भी अनलिमिटेड तरीके से क्या करती है, ग्रो करती है। और उसमें जे शेप का मॉडल हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जे शेप बन रहा है, दैट्स वाई हमको जे शेप का मॉडल मिलेगा। वैसे ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, ऐसा रियल में कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सारी की सारी जो थिंग्स हैं वो ऑप्टिमम हो ग्रोथ के लिए। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते ही हैं, सब कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरसेस रहते हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वाली कंडीशन वी कैन से, इसका एग्जांपल हम लोग लैब में दे सकते हैं। जब लेबोरेटरी में हम लोग बैक्टीरियाज को ग्रो करवाते हैं और उनको सारी की सारी ऑप्टिमम कंडीशन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का मॉडल है, इसकी इक्वेशन होगी NT और NEN, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला आपका आता है जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन एक सर्टेन टाइम तक तो बढ़ती है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, डिजीज़ हो जाता है या फिर फूड की डिस्कैसिटी हो जाती है। तो उसके बाद पॉपुलेशन जो होती है कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट पे मेंटेन हो जाती है। यहाँ पे के एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा जो कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज़ योर, these are the growth models. After this let us move forward to the population interaction. population interaction, तो how living organism interact to each other, ठीक है। population interaction में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सपोज देर आर 2 इंडिविजुअल, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में दो इंडिविजुअल होते हैं, 2 इंडिविजुअल हमेशा साथ में रहते हैं, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, और दोनों बेनिफिटेड होते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं। एल्गी जो है, एल्गी एज वी नो दैट एल्गी इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और लाइकेन को फंजाई को फूड प्रोवाइड करवाता है। और एल्गी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। और तो फंजाई क्या करेगा, फंगस क्या करेगा, एल्गी को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये दोनों साथ में अगर रहते हैं तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, यानी कि दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं और ये लाइफ टाइम साथ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉमेंशियलिज्म आता है। कॉमेंशियलिज्म में 2 ऑर्गेनिज्म साथ में तो रहते हैं, बट दोनों को ही क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। 2 ऑर्गेनिज्म अगर साथ में आते हैं तो दोनों को ही लॉस होता है।
कोई भी बेनिफिट नहीं है, दोनों को लॉस होगा। प्रेडेशन में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, एक प्रे है, एक प्रेडेटर है, ठीक है। प्रे जो है प्रेडेटर जो है प्रे को खाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेडेटर जो है वो बेनिफिटेड होगा और प्रे जो है उसका लॉस होगा। प्रे तो ख़त्म हो जाएगा, तो प्रे का लॉस होगा, प्रेडेटर का बेनिफिट होगा। तो एक को बेनिफिट होगा, प्रेडेटर को बेनिफिट होगा, प्रे को लॉस होगा। फिर इसमें आता है पैरासिटिज्म में ऑब्वियस सी बात है पैरासाइट जो होगा वो बेनिफिटेड होगा, बट जो होस्ट होगा उसको लॉस होगा, होस्ट को लॉस होगा और पैरासाइट का बेनिफिट होगा। पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी में रहेगा तो वो उस होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और किसको लॉस होगा, होस्ट को लॉस होगा। इसके बाद कॉमेंशियलिज्म में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट ले रहा है बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ना उसका लॉस हो रहा है ना उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब तुम चाहो तो आओ, बेनिफिट लो और चले जाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एमेंशियलिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म अगर साथ में रहते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, लॉस होता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दीज आर द पॉपुलेशन इंटरेक्शन गिवन इन योर बुक। सो आई होप दिस चैप्टर इज़ अंडरस्टैंड बाय यू। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कंसर्न टू मी, एंड आफ्टर 2 days of this chapter I will take a short test of this chapter. Before test, if you have any doubt, any query, you can ask to me. Okay, thank you.